हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं यहाँ पे झारखंड का इतिहास, झारखंड जीके में झारखंड का इतिहास आज देखेंगे। और अब जैसा कि आप सभी जेएसएससी वगैरह भरे हैं तो उससे बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आज प्राचीन इतिहास, ठीक है। झारखंड एक नज़र में हम देखे थे, इसका पिछले वीडियो झारखंड एक नज़र में देख चुके हैं, ये दूसरा है, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए कि उसमें प्राचीन झारखंड एक नज़र में उसमें क्या है, ठीक है। जनगणना उनगणना रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर कराया है, जिसमें कि आते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता दर, सभी चीज़ें उसमें कवर है। तो चलिए आज झारखंड के इतिहास में प्राचीन इतिहास देखेंगे। इसके बाद आगे अगला वीडियो में मध्यकालीन इतिहास, उसके फिर अगला वीडियो में मॉडर्न आधुनिक इतिहास देखेंगे। तो चले, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। झारखंड का पूरा जीके यहाँ पे कवर कराया जाएगा, झारखंड जीके जनरल नॉलेज। और जब आपका एग्जाम आएगा उसके पहले झारखंड का करंट अफेयर भी तैयारी करा दिया जाएगा, झारखंड के करंट अफेयर, झारखंड स्पेशल करंट अफेयर, ठीक है। और ऐसे डेली करंट अफेयर हमारे चैनल पे चल ही रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं झारखंड का प्राचीन इतिहास है। नामकरण, सबसे पहले देखिए झारखंड का नामकरण कैसे किया गया है। झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम है झार, जिसका अर्थ होता है वन, और द्वितीय क्या है? खंड, जिसका अर्थ होता है भूभाग, यानी वन का भूभाग है, इसलिए झारखंड। झारखंड में वन वगैरह पाए जाते हैं काफी। कितना है बताइए? वन का क्षेत्रफल ने बताया था कितना है झारखंड में? 29.5%। टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 29.5% वन है, ठीक है। और 2.42% पूरे भौगोलिक भारत के क्षेत्र का वहाँ झारखंड का जमीन के हिस्सा है, 2.42। और जनसंख्या पूरे भारत का कितना है? 2.72, ठीक है। तो यही डाटा आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया गया। चलिए, अर्थात झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड नाम से मिलता है। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये सब आए हुए हैं। जेएसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ है कि झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और क्या नाम से जाना जाता है? पुंड या पुंड, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण, पुंड या पुंड, ठीक है। आप ऐसे याद रख लेंगे, ये संस्कृत शब्द है ना, पुंड या पुंड। ब्राह्मण, पुंड यानी कि पंडित से रिलेटेड, ब्राह्मण उन्हीं को कहते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड नाम से मिलता है। वायु पुराण में इसे मुरंड या और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है? मुरंड। और विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? मुंड। वायु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मुरंड, मुंड, ठीक है। चलिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरीक देश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरीक देश कहा गया है। इसी ग्रंथ में इसे पशु भूमि भी कहा गया है। किसमें? दिग्विजय पर्व में इसे पशु भूमि भी कहा गया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसलिए टाइम दे रहे हैं ताकि ये जितने भी है इसमें से ये क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ऑप्शन में क्या दे देगा कि झारखंड को दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया है या वायु पुराण में क्या कहा गया है। ऑप्शन में आपको यही दे देगा, मुरंड, मुंड, पुंड, ठीक है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि वायु पुराण में मुरंड कहा गया था कि विष्णु पुराण में कहा गया था। याद तो आएगा कि पुंड कहा गया है, मुरंड कहा गया है, मुंड कहा गया है, लेकिन कंफ्यूजन मन में बन जाएगा यदि क्लियरिटी नहीं रहेगी तो कि किस में क्या कहा गया, और वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम समय दे रहे हैं, आप भी समय दीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और इसे क्या कहा गया है? पुंड कहा गया है या पुंड कहा गया है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण में पुंड, पुंड यानी पंडित रिलेटेड सब। तो इस तरह से कुछ जोड़ के याद रख लीजिए। तो एक तो आपको याद हो गया। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, ठीक है। वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड। चलिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो थोड़ा सा यदि आप छोटा लॉजिक हम दे रहे हैं, विष्णु और वायु दोनों में कौन बड़ा शब्द है? विष्णु। विष्णु में 2.5 है अक्षर और वायु में 2 है। तो वायु में 2 है, तो ये वायु पुराण में यहाँ पे बड़ा अक्षर है, मुरंड है, और विष्णु खुद बड़ा यहाँ पे अक्षर है, तो इसमें छोटा है, ठीक है। तो छोटा का बड़ा और बड़ा का छोटा, बस थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं। और ये मुरंड, मुंड और पुंड, पुंड तो आपको याद ही रहेगा कहा गया है, बस किस में कहा गया है ये कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो छोटा सा भी कोई लॉजिक रहेगा ना आपके माइंड में, तुरंत याद हो जाएगा। तो छोटा सा ही लॉजिक यहाँ पे याद कर लीजिए। क्या है? वायु पुराण छोटा शब्द, तो इसमें जो मुरंड कहा गया, क्योंकि मुरंड और मुंड एक ही जैसा लग रहा है, यहीं पे कंफ्यूजन आपको होगा। तो वायु पुराण छोटा शब्द, तो छोटा का यहाँ पे बड़ा, और विष्णु पुराण बड़ा शब्द, तो बड़ा का यहाँ छोटा, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो छोटा छोटा लॉजिक लगा के आपको याद रखना है, एग्जाम को क्रैक करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्योंकि मुंड और मुरंड एक ही जैसा था। अब यहाँ क्लियर हो गया आप।
अब देख लीजिए, भारत के दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया? पुंडरीक देश कहा गया है। इसी ग्रंथ में इसे पशु भूमि भी कहा गया है। महाभारत में पशु भूमि आप कैसे याद रखेंगे? महाभारत में श्री कृष्ण क्या थे? पशु गैया को चराते थे, ठीक है। तो ये महाभारत में पशु भूमि कहा गया है, ठीक है। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया है। टॉलमी विदेशी यात्री था टॉलमी, ठीक है, भारत यात्रा पे आया था और इसने क्या किया है? मुंडल शब्द से संबोधित किया है भारत को, मुंडल। फायान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुटलाड कहा है। फायान चीनी यात्री था, अभी चीनी विदेशी यात्री था और यहाँ पे ये आया था, तो कुकुटलाड लाड इन्होंने कहा है, ठीक है। फायान कुकुटलाड। टॉलमी क्या कहा है? मुंडल। टॉलमी 3 शब्द है, मुंडल में भी 3 शब्द है, ठीक है। और यहाँ पे मुंड और मुरंड था ना, मुरंड था यहाँ पे मुंड था, यहाँ पे मुंडल है। टॉलमी ने क्या कहा है? मुंडल कहा है। 3 अक्षर का टॉलमी, 3 अक्षर का मुंडल। फायान 4 अक्षर का बड़ा, तो ये बड़ा कुकुटलाड कहा है, ठीक है, बड़ा शब्द। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा है। जो विदेश यात्री आए हैं वो बड़ा का बड़ा शब्द ही कहें, ठीक है। टॉलमी बड़ा, तो मुंडल भी 3 अक्षर का। फायान, तो फायान से भी बड़ा कुकुटलाड शब्द कहा इन्होंने, ठीक है। तो जो विदेश यात्री थे वो बड़ा बड़ा शब्द से नाम धरे हैं, ठीक है। ऐसे ही बस छोटा छोटा लॉजिक से याद रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना भूलते हैं लोग, कन्फ्यूजन होता है, सभी कोई भूलते हैं और फिर नहीं सभी कोई भूल जाते हैं। ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ ही है, इसीलिए तो हम यहाँ इतना टाइम दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम पढ़ते हुए नहीं चले जाते, ठीक है। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो तो आप पढ़ सकते हैं, किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो जब यहाँ पे कोई लॉजिक हम देंगे तो यही शब्द, यही आवाज़ आपको एग्जाम में दिमाग में रिपीट हो जाएगा। माइंड, इनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रहती है, ठीक है। माइंड का 2 भाग होता है, कॉन्शियस और इनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में जो आपको एकदम याद है उसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। इनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, लेकिन जैसे उस चीज़ की जरूरत पड़ती है, कोई लॉजिक जो भी चीज़ है वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएगा उस टाइम, उसे इनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं कि जो विदेश यात्री थे उनका नाम है, वैसे ही बड़ा बड़ा नाम शब्द से पुकारे भी हैं। जैसे फायान बड़ा नाम, तो कुकुटलाड बड़ा, उससे भी बड़ा। टॉलमी, तो टॉलमी अपने शब्द मुंडल के बराबर ही शब्द से संबोधित किया, ठीक है। पुंड या पुंडरीक कहाँ कहा गया है? तो सबसे पहले पुंड या पुंडरीक इतने ब्राह्मण में, तो यहाँ हमने कहा था कि ब्राह्मण है, तो पुंड और पुंडरीक भी ब्राह्मण पंडित जैसा शब्द है, ठीक है। और दिग्विजय फिर महाभारत में, तो महाभारत में श्री कृष्ण है तो वो खुद पशु चराते थे गैया, तो पशु भूमि कहा गया है। इस तरह से आप याद रख लेंगे। वायु पुराण, यहाँ हम क्या लॉजिक दिए थे कि वायु छोटा शब्द है, तो इसके जस्ट वायु पुराण में बड़ा शब्द कहा गया है, छोटा का बड़ा। और विष्णु थोड़ा बड़ा है उससे, क्योंकि मुरंड और मुंड इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो विष्णु थोड़ा सा बड़ा शब्द है तो छोटा कहा गया है, यानी बड़ा का छोटा, ठीक है। इस तरह से बस आपको याद रख लेना है। चलिए, टॉलमी ने मुंडल कहा है, फायान ने कुकुटलाड कहा है। वेनसांग भी चीनी यात्री था, द्वारा छोटा नागपुर के लिए किलो नासु फालाना कहा है। वेनसांग देखिए, और ये कैसा वर्ड का है तो ऐसे याद रह जाएगा। फायान पहले आया था, कुकुटलाड कहा, सिंपल वर्ड है। वेनसांग बाद में आया है, हर्षवर्धन के काल में आया ना। वेनसांग कब आया बताइए? तो वेनसांग क्या बोला इसको? किलो नासु फालाना। अब कैसे याद रखेंगे? वेनसांग में न है, फिर सांग में भी न है, तो वैसे ही है, न रिपीट हुआ है 2 बार। कैसे याद रखेंगे? वेन सांग में क्या है? वेन में न है, और सांग में ऊपर बिंदु में भी न है ना, 2 न, तो 2 न यहाँ है, तो यहाँ भी 2 न है। किलो नासु फालाना, ठीक है। बस ऐसी छोटी छोटी बातों से आपको याद रखना है। वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को, छोटा नागपुर को इन्होंने कहा, ठीक है। किलो नासु फालाना किसको कहा है? छोटा नागपुर को। और राजमहल के क्षेत्र को क्या कहा है? कीचिंग काइला, कीचिंग काइला, ठीक है, कीचिंग काइला। तो इसको कैसे याद रखेंगे? राजमहल में क्या है? ल है ना, आपको कंफ्यूजन यदि होगा कि वेनसांग किलो नासु फाला भी कहा है और कीचिंग लाई भी कहा है, लेकिन किसको कहा है? तो छोटा नागपुर को किलो नासु फाला कहा है अपने नाम के आधार पे, मतलब वेनसांग में 2 गुना है तो यहाँ भी 2 ना है। लेकिन फिर राजमहल क्षेत्र को किसके आधार पे कहा है? वो अपने नाम पे नहीं कहा, उस क्षेत्र में राजमहल में ल है, तो इस ल से ही आप याद रखिए कि क्या है? कीचिंग काइला, कीचिंग काइला, राजमहल काइला, ठीक है, राजमहल काइला। इसमें भी ला, इसमें भी लास्ट में ला। बस छोटा छोटा लॉजिक से आपको याद रखना है। इसके पहाड़ी अंचल को दामिन ए कोह कहा है, और पहाड़ी अंचल जो हो गया राजमहल क्षेत्र का, उसको अलग से क्या कहा है? दामिन ए कोह, दामिन ए कोह, ठीक है। अब इसको कैसे? पहाड़ी में है ना, तो कोह में भी है, पहाड़ी में है तो कोह में भी है, ठीक है। तो दामिन ए कोह, एकदम छोटा छोटा लॉजिक दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये लॉजिक समझ में ना आए, लेकिन बातें आपको याद रह जाएगी। पहाड़ वहाँ पे जैसे ही आएगा कि वेनसांग राजमहल को क्या कहा था? कीचिंग काइला, और मान लीजिए उसी ऑप्शन में दे देगा कि दामिन ए कोह, तो नहीं, दामिन ए कोह राजमहल क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को नहीं कहा था, इसके पहाड़ी एरिया को कहा था, ठीक है। तो आप कैसे वहाँ पे याद करेंगे? अच्छा, पहाड़ी में ह था ना, दामिन ए कोह में भी ह था, नहीं, ये पहाड़ी एरिया को कहा था, इसको इस तरह से काट देंगे। फिर याद आएगा कि अच्छा वेनसांग, तो अच्छा वेनसांग में 2 गुना था कीचिंग लाई का,
तो राजमहल, यहाँ पे राजमहल वाली है, तो राजमहल में ल था तो इसमें भी ल था, ठीक है। और पहला जो उसने कहा था छोटा नागपुर के लिए, उसमें ह्वेनसांग में 2 न है, तो यहाँ भी 2 न है। बस ऐसे आपको याद रख लेना है। पहला ह्वेनसांग अपने नाम पे रखा छोटा नागपुर के लिए, दूसरा ह्वेनसांग जो राजमहल को रखा है, तो राजमहल में ये जो राजमहल क्षेत्र है उसी के नाम पे रख दिया। कैसे कि इसमें ल है तो इसमें भी ल है, तो कीचिंगलाई। और तीसरा इसी के क्षेत्र को, पहाड़ी क्षेत्र को जो रखा, तो क्या रखा, दामिनी कोह रखा। तो पहाड़ी में पहाड़ी, तो पहाड़ी जो है, पहाड़ी में कोह है, तो इसमें भी दामिनी कोह है। बस याद हो गया आपको, ठीक है। समुद्रगुप्त भी विदेशी यात्री ही था। प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें झारखंड को मुरुंड देश कहा है, झारखंड को मुरुंड देश कहा है, ठीक है। और यहाँ पे पुंडरीक देश था, वायु पुराण में मुरंड था, विष्णु पुराण में मुंड था, और भारत के दिग्विजय में पुंडरीक देश था, ठीक है। और यहाँ देश देखिए, दिग्विजय पर में देश कहा गया, ठीक है। तो कैसे महाभारत में जो कृष्ण थे, तो कृष्ण एक अपनी कल्चर एक अपनी देश ही बनाया था, तो उसके आधार पर रखेंगे पुंडरीक देश। और ऊपर में सिर्फ वायु पुराण में मुरंड या मुंड का है, इसमें देश नहीं जुड़ा है। फिर नीचे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया है, ठीक है। तो एक कहा गया, एक समुद्रगुप्त विदेशी यात्री में मुरुंड देश नाम से संबोधित किया गया है, और एक महाभारत जो भारत के हैं श्री कृष्ण, उनको में देश लगाया गया है, 2 में देश है, तो इसे भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त में मुरुंड देश कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हैं। आप ऊपर वाले जो वीडियो है उसको फिर से एक बार बैक जाके, इतना दूर चाहे तो क्लियर नहीं होंगे तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन क्लियर हो लीजिए, ठीक है। कन्फ्यूजन ठीक नहीं है। अंचल को दामिनी कोह कहा है, ठीक है। इसके पहाड़ी अंचल को राजमहल था, दामिनी कोह कहा था, इसको पहाड़ी पे याद रखाए थे, याद करवाए थे आपको कि पहाड़ी में है, तो दामिनी कोह में भी है, ठीक है। समुद्रगुप्त का मुरुंड देश याद हो गया। एक पुंडरीक देश किसमें, महाभारत में, देश 2 ही जगह कहा गया है, एक महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश, और एक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड देश, बाकी जगह देश नहीं लगा, ठीक है। तो इस पर भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 1765 ईस्वी से 1834 ईस्वी, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की शुरुआत है। एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में यह क्षेत्र नागपुर या छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, छोटा नागपुर। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में क्या नाम से जाना जाता था, छोटा नागपुर। अब देखिए मॉडर्न नाम आने लगा, और ये मॉडर्न आधुनिक काल की बात भी हो रही है, तो नागपुर या छोटा नागपुर, ठीक है। 1833 ईस्वी में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के पश्चात एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाने लगा, बाद में इसे ही रांची कहा जाने लगा। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1833 में, और इसके जैसे ये एक शासन करने की प्रक्रिया थी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इसके स्थापना के बाद इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज किशुनपुर, जिसे विल्किंसनगंज या किशुनपुर नाम से जाना जाता था, बाद में इसी को रांची कहा जाने लगा, ठीक है। तो क्लियर हो लीजिए, यहाँ पे अब नए शासन की शुरुआत हो रही है, स्थापना हो रही है 1833 में, और रांची का अभी भी राजधानी कहाँ है, रांची है, तो वही रांची, विल्किंसनगंज या किशुनपुर। संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड और बाद में कांकजोल के नाम से जाना जाता था। संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड और बाद में कांकजोल नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर आ गया भागवत पुराण में झारखंड को कीकिट प्रदेश कहा गया है, उधर देश था, अब यहाँ पे भागवत पुराण की बात हो रही है, ठीक है। तो भागवत पुराण में भी प्रदेश, यहाँ पे प्रदेश है, कीकिट प्रदेश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, पूर्व मध्यकालीन के पहले के जो संस्कृत साहित्य है उसमें छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया, ठीक है। तो इसमें भी संस्कृत साहित्य है, और कलिंद भी थोड़ा आपको दिख रहा है ना, संस्कृत जैसा वर्ड, कलिंद देश कहा गया है। पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द का उल्लेख पहली बार कब मिलता है, 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में, 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था, मुगल काल, ठीक है। मुगल काल में खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था किसको, झारखंड के क्षेत्र को। आईन अकबरी में इस प्रदेश को कोकरा कहा गया। आईन अकबरी किसने लिखा था बताइएगा, ये तथा खंकारा कहा गया, ठीक है, कोकरा खंकारा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी में इस क्षेत्र को खोखरा कहा है, ठीक है। तो मुगल काल में जितना भी कहा गया है, तो देखिए थोड़ा सा उर्दू टाइप के वर्ड है, खुखरा कुकरा, मुगल काल में खुखरा कुकरा, और आईन अकबरी में कोकरा या खंकारा, और अब
जहांगीर अपने तर्जु के जहांगीर में इसे खोखरा शब्द प्रयोग किया है, तो आप ये इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अबुल फजल कृत अकबरनामा। अबुल फजल का किताब है अकबरनामा, में छोटा नागपुर को झारखंड कहा गया है। देखिए अबुल फजल अकबरनामा, ऐसे भी जानते हैं कि अकबर, आप इसको ऐसे याद रखिए कि अकबर जो थे वो लिबरल टाइप के व्यक्ति थे, कट्टर नहीं थे। मतलब आपको पता है कि अकबर जो थे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कई धर्मों में से जो भी अच्छी चीज़ होते थे उसको वो एक्सेप्ट करते थे, ठीक है, एक्सेप्ट करते थे। तो अकबरनामा एक्सेप्ट करते थे, तो अबुल फजल के इसी अकबरनामा में झारखंड कहा गया, मतलब कि हिंदी शब्द वहाँ से यूज होने लगा। और मुगल काल में जितना भी पहले कहा गया है देखिए वो उर्दू शब्द कहा गया है, खुखरा, कुकरा, कुकरा, खंकरा, तो जो कि जहांगीर में खोखरा, ठीक है। लेकिन अकबर एक लिबरल व्यक्ति थे, तो उसी अकबरनामा में याद रखिए कि पहली बार झारखंड को, छोटा नागपुर को झारखंड कहा गया। और झारखंड शब्द का सबसे पहला बार कहाँ मिलता है, 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उपयोग मिलता है। और ये अकबर कब के हैं बताइए, अकबर कब के हैं, लगभग 15वीं शताब्दी के हैं ना, ठीक है। तो इस अकबरनामा में भी झारखंड को क्या कहा गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। सीम्स ए सिराज अफीफ, सलीमुल्लाह तथा गुलाम हुसैन आदि लेखकों ने अपने अपने ग्रंथ में से झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। जब यहाँ अकबरनामा में झारखंड कर दिया गया तो शम्स सिराज, सलीमुल्लाह, गुलाम हुसैन भी अपने अपने ग्रंथ में इसे झारखंड शब्द लिखे हैं, ठीक है। कबीरदास के दोहे एवं मलिक मोहम्मद जैसी के ग्रंथ पद्मावत में झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। कबीर जी के दोहा में भी मिलता है और मलिक मोहम्मद जैसी के ग्रंथ क्या पद्मावत है, ठीक है, उसमें भी झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। चीनी यात्री इवान चांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, तो आप यहाँ ये भी याद रखिए कि चीनी यात्री था कौन, इवान चांग कौन यात्री था, चीन से था। ईरान से कौन था, अब्दुल लतीफ़, क्योंकि यहाँ जो झारखंड के साथ साथ आपका जनरल जी के भी यह हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि झारखंड जी के तो पढ़ना ही है, साथ में जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है। तो आप याद भी यहाँ पढ़ते पढ़ते ही याद रख लीजिए कि इवान चांग क्या था, चीनी यात्री था, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ था, और ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी विशेष हिब के यात्रा वृत्तांतों में छोटा नागपुर और राजमहल का वर्णन है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, पुरातत्व। पुरातत्व में बात है, ठीक है। अभी प्राचीन इतिहास देख रहे थे, ऊपर में क्या देखे हम, प्राचीन इतिहास, मतलब उसमें झारखंड को क्या कहा गया है, कौन शब्द से किसको बुलाया गया है, ठीक है। टोलमी ने क्या कहा, इस तरह से वेंसाग ने क्या कहा, समुद्रगुप्त ने क्या कहा, ये सब हम इतिहास देख रहे थे। अब हम देखेंगे क्या, पुरातत्व देखते हैं। झारखंड में पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजार और उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक उत्खनन जब अभी कराया जा रहा है वर्तमान में, उससे पूर्व ही मध्यकालीन और उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजार और उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि झारखंड में आदि मानव निवास करते थे। क्यों, क्योंकि मध्यकालीन और पाषाणकालीन पत्थर के औजार कब थे, तो आदि मानव निवास करते थे, उन्हीं लोग उपयोग करते थे इन सभी औजारों का, ठीक है। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल कब, देखिए 1 लाख ईसा पूर्व के हैं, 1 लाख ईसा पूर्व की बात हो, ईस्वी की नहीं, ठीक है। ईसा पूर्व ईस्वी मतलब ईसा के जन्म के पूर्व से जो होते थे वो पीछे आते जाते थे, ठीक है। तो 1000 ईसा पूर्व के हैं। इन अवशेषों में सिंधु घाटी कब से कब तक था बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता। इन अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ी, फलक, बेधनी, खुरचनी, बेधक, तक्षनी आदि प्रमुख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऐसे अवशेष सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू आदि जिले से उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल कब से कब तक, 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईस्वी तक के अवशेष सिंहभूम, रांची, संथाल परगना से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप इसमें उतना डिटेल याद नहीं रखिएगा, लेकिन प्राचीन इतिहास जो ऊपर मैंने बताया कि वेंसांग में क्या कहा गया वो याद रखिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन एकदम 100% आता है, 100% फ्रेंड्स, ठीक है। आप उसको एकदम क्लियर रखिएगा। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा टाइम कम दे सकते हैं, ठीक है, फिर भी आगे का जो चीज़ें हैं कुछ कुछ इसमें भी जानना जरूरी है। इन्हीं स्थानों से उत्तर ये दे देता है कभी कभी, मध्य पाषाण काल, ये सब उत्तर पाषाण काल कब से कब था, ये मिलाने के सामने दे देगा, इधर की मध्य पाषाण काल और इधर ईस्वी दे देगा और बताएगा कौन निम्नलिखित में से सही है, ठीक है। ऐसे भी आ जाता है। थोड़ा सा आपको अब एडवांस पढ़ना पड़ेगा, पहले जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखिए उसके आधार पर ही पढ़ा जाता है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो ही चीज़ की तैयारी देख कर तैयारी की जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अब एडवांस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तर पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। फिर मध्य पाषाण काल कब से है, 9,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी के अवशेष रांची, पलामू, धनबाद एवं संथाल परगना से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग एवं रामगढ़ जिलों के विभिन्न स्थानों, रामगढ़ जिले जैसे बड़का गाँव, मांडू, गजरप्पा यहाँ छिन्नमस्ती का मंदिर भी है, ठीक है। ये पुरातात्विक अन्वेषण से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले, जिनमें कुल्हाड़ी, बेदनी, खुरचनी, बेधक, तक्षनी आदि प्रमुख हैं,
ठीक है। हजारीबाग जिले को इसको नामक स्थान से, हजारीबाग जिले में इसको नामक स्थान से पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र, दीर्घ, विशाल खुला सूर्य मंदिर और गुफाएं आदि मिली है। ठीक है, हजारीबाग के इसको नामक स्थान से। इसको की चित्र दीर्घ कला में अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल आदि के बहुत सारे चित्र अंकन है। ठीक है, अंतरिक्ष के बारे में भी उस टाइम के लोग सोचते थे, इसी से आपको जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है। ठीक है, भूल भुलैया आज भी देखते हैं, मतलब गुफा टाइप के होते हैं, उसमें अंदर चल जाएंगे, अंधेरा रहता है, भूल आ जाता है। लखनऊ में भी भूल भुलैया है। ठीक है, हम उसमें गए हैं। ठीक है, सीतागढ़ का पहाड़ जो हजारीबाग में है, से 6ठी शताब्दी के निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हजारीबाग 6ठी शताब्दी में निर्मित है। चीनी यात्री फहियान ने इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। चीनी यात्री फहियान जो आया था उसने इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, हजारीबाग के इस बौद्ध मठ का। ठीक है, सीतागढ़ से प्राप्त पुरातात्विक महत्व के अधिकांश नमूने बलुआ पत्थर जिसे ग्रे सैंड स्टोन बोलते हैं। ठीक है, सैंड मीन्स बालू होता ही है, सैंड इंग्लिश वर्ड है, तो भूरे बलुआ पत्थर, ग्रे मीन्स भूरा होता है, सैंड स्टोन पर उकेर कर बनाए गए हैं। इनमें भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप, पत्थर की चौखटों पर उत्कीर्ण यक्षनिया लेडीज टाइप की मूर्ति होती है। ठीक है, महिलाओं की, काले भूरे पत्थर की अप्सरा और आकर्षित खंडित प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अच्छा, ठीक है, झारखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल कहाँ कहाँ है आप देख लीजिए। हजारीबाग रामगढ़ क्षेत्र में और पलामू गढ़वा क्षेत्र में और सिंहभूम क्षेत्र में। एक नज़र में टेबल आप देख लीजिए। तो इस टेबल में हम देखते हैं हजारीबाग और रामगढ़ क्षेत्र में क्या है, इसको, सतपहाड़, सरैया, अरहम, कुसुमगढ़, बड़का गांव, बांसगढ़, रजरप्पा, वही छिन्नमस्तिका मंदिर जहाँ है, गोला। ठीक है, पलामू गढ़वा में देख लीजिए शाहपुर, अमानत पुल कहाँ है, डाल्टनगंज शाहपुर के बीच में जो पुल है। ठीक है, अमानत पुल, दुर्गावती पुल, बजना, रंका कला, बीरबंद, चंद्रपुर, झाबर, मैलापुर। अब सिंहभूम क्षेत्र में क्या है, लोटा पहाड़, चक्रधरपुर, टेबो, ईसाडी, बारूडी, पूर्णाडी, डुंगडुंगी और इसके बाद नीमडी, शोरंगा। ठीक है, ये एक टेबल एक नज़र में आप बस देख लीजिए। ठीक है, चले आगे अब चलते हैं। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह के रूप में व्यवहृत अष्टदल यहाँ से प्राप्त गुलाबी बलुआ पत्थर पर बने अष्टदल की आकृति की ही बनी है। ठीक है, और पलामू प्रमंडल के विभिन्न स्थानों की खुदाई से पूर्व, मध्य एवं उत्तर काल के साथ साथ जिनमें कुल्हाड़ी, स्क्रेपर, ब्लेड प्रमुख है मिले हैं। ठीक है, 9 पाषाण काल के पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। गढ़वा जिले के भवनाथपुर गढ़वा जिले का किधर है, यूपी से सटा हुआ, उधर बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पे फिर सोन नदी भवनाथपुर के आगे पड़ता है। तो गढ़वा जिले के भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है। इन गुफाओं के अंदर आखेट चित्र भी, आखेट। ठीक है, आखेट किसको बोलते हैं, जो पहले पशुओं का लोग शिकार करते थे उसे आखेट करना बोलते थे। ठीक है, तो इस आखेट चित्र में क्या है, हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ, भवनाथपुर गढ़वा जिले में। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। चलिए, सिंहभूम जिले के बारूडी नामक स्थान से पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर के हथौड़ी आदि प्राप्त हुए हैं सिंहभूम से। ठीक है, सिंहभूम जिले के बोनगरा, ये बारूडी नामक स्थान की बात था, अब सिंहभूम जिले में ही बोनगरा नामक स्थान से हाथ से बने मृदभांड टुकड़े, वलय यानी रिंग स्टोन, पत्थर के मन के कुल्हाड़ी मिले हैं। ठीक है, और यही बोनगरा के निकट बाना घाट स्थल से क्या है, 9 पाषाणिक पत्थर की 5 कुल्हाड़ियाँ, पत्थर की 4 वलय और पत्थर की थापी, पक्की मिट्टी की थापी, काले रंग के मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, कहाँ, सिंहभूम के ही सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय पुरातत्व में अशोक शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा जिलों के कई स्थानों की ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रयुक्त हुआ है। लोहरदगा से एक कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है, लोहरदगा से। ठीक है, कांसे का प्याला, लोहरदगा लातेहार और पलामू के लगभग में सटे हुए जिला है। ठीक है, वहाँ से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। पांडु में ईंट की दीवार और मिट्टी के कलश सहित तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। पांडु में यहाँ से एक 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जो पटना संग्रहालय में अभी वर्तमान में 4 पाए वाली पत्थर की चौकी। रांची के नामकुम में तांबे और लोहे के औजार और बांध के फलक मिले हैं। रांची के नामकुम में, ठीक है, तांबे और लोहे के औजार और बांध के फलक मिले हैं, मतलब तीर धनुष के। मुरद से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है। लुपंगड़ी में प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। पता है, कब्रगाह में आदमी को पूरा आभूषण लेकर पहना कर दफनाया जाता था, इसलिए कब्रगाह में तांबे के आभूषण और पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। जोरदाग, परसीक, जोजड़ा, हारदगा, चिपड़ी आदि स्थानों से पूरा पाषाण और उच्च पाषाण काल के पत्थर के उपकरण मिले हैं।
कोनोलॉस को थोड़ा सा आपको जो है ना ये बोरिंग फील लगा होगा ये जो भी, ठीक है, तो आप इसे एक बार बस देख लीजिए ताकि कहीं आए तो आप उसको इसमें से आने की संभावना कम है, फिर भी एक नज़र में देखना जरूरी है। सिलेबस तो सारा कवर करना पड़ेगा, हाँ, और जहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है वहाँ थोड़ा समय ज़्यादा देंगे, और जहाँ से आने की संभावना कम बनती है वहाँ समय थोड़ा कम देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कोनोला को सरद केल, भलाउंगरी आदि स्थानों से लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। पारसधिक में उच्च पूर्व पाषाण और लघु पाषाणकालीन उपकरणों के साथ साथ मध्य पाषाणकालीन के उपकरण भी मिला है, कहाँ, पारसधिक में, ठीक है। सिंहभूम जिले के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी में जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, सिंहभूम जिले के बेनू सागर से। हजारीबाग जिले के दूध पानी नामक स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बेनू सागर से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति और हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दूध पानी के निकट दुमदुमा नामक स्थान से शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है, दूध पानी के ही निकट, ठीक है। पुरातात्विक अन्वेषण से झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मानव सभ्यता, संस्कृति और विकास की जंगल गाथा सामने आई है, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं, जनजातियों का इतिहास, शेड्यूल ट्राइब का हिस्ट्री क्या था। झारखंड चूंकि जनजातियों का ही प्रदेश है, ठीक है, 26.5% आज भी झारखंड में एसटी का ही जनसंख्या है। अभी 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, 26.5% आज भी, ठीक है, झारखंड में आदिवासी निवास करते हैं। तो उनके इतिहास को हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है। खड़िया, बिरहोर तथा असुर छोटा नागपुर की प्राचीनतम जनजातियां हैं। कौन, खड़िया, बिरहोर और असुर कहाँ के, छोटा नागपुर, ठीक है। मुंडा, उरांव और हो जनजातियां बाद की हैं, ठीक है। आज सबसे ज्यादा कौन जाति है झारखंड में, बताइए, संथाल, बताइएगा आप। झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या कौन सी जनजाति की है, संथाल की है, मुंडा की है, उरांव की है, बताइएगा आप, ठीक है। मुंडा, उरांव और हो जनजातियाँ बाद की हैं। कोरवा प्राचीन और बाद के बीच की जनजाति है। कोरवा जो है प्राचीन और जो बाद की जनजातियाँ मुंडा, उरांव, हो, इनके बीच की जनजाति है कौन, कोरवा बिरवा बोलते हैं कहीं, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैंने बोल दिया। चेरो, खरवार, भूमिज, संथाल जनजातियाँ, मुंडा, उरांव, हो जनजातियों के बाद की हैं। जो चेरो, संथाल, ये जो संथाल जनजातियाँ झारखंड में बहुलक पाए जा रहे हैं, ये क्या हैं कि मुंडा, उरांव, हो के बाद की जनजातियाँ, चेरो, खरवार, ठीक है, खरवार यूपी भद्र में, सोनभद्र में पाए जाते हैं। भूमिज तथा संथाल जनजातियाँ मुंडा, उरांव, हो जनजातियों से भी बाद की हैं, ठीक है। इस तरह जनजातियों का ऐतिहासिक क्रम क्या हुआ आप देख लीजिए। अब पहले खड़िया, बिरहोर, असुर, इसके बाद कोरवा, इसके बाद मुंडा, उरांव, हो, चेरो, खरवार, भूमिज, तब संथाल, ठीक है। झारखंड में संथाल काफी पाए जाते हैं। खड़िया और बिरहोर संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रविष्ट हुई थी। खड़िया और बिरहोर कहाँ, कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में ये प्रविष्ट हुई थी। वे बिरजिया और अशोक की तरह छोटा नागपुर में प्रविष्ट होने वाली प्रारंभिक जनजातियों में से हैं, ठीक है। मुंडा जनजाति का प्रवेश पथ और समय अनिश्चित है। मुंडा कब प्रवेश किए और उनका समय क्या है, उनका रास्ता क्या था आने का, ये अनिश्चित है, ये अभी प्राप्त नहीं हुआ है मुंडा का, ठीक है। मुंडा परंपरा के अनुसार आर्यों के विस्तार के बाद वे रोहतास क्षेत्र और बाद में छोटा नागपुर क्षेत्र में चले आए। मुंडा परंपरा के अनुसार आर्यों के विस्तार के बाद वे रोहतास क्षेत्र और बाद में छोटा नागपुर क्षेत्र में चले आए। मुंडा परंपरा के अनुसार आर्य का जब विस्तार हुआ तो, ठीक है। आगे चलकर मुंडाओं ने ऐतिहासिक नाग वंश की स्थापना में योगदान दिया। ये मुंडा आगे चलकर जो नाग वंश की स्थापना हुआ उसमें इन्होंने काफी योगदान दिया। उरांव जनजाति के लोग संभवतः दक्षिण भारत के निवासी थे, ठीक है। दक्षिण भारत के निवासी थे उरांव लोग, जो कई जगहों पर घूमते हुए छोटा नागपुर पहुंचे थे। उरांव की दो शाखाओं में से एक राजमहल के पास बस गई और दूसरी कहाँ बस गए, पलामू में बस गए, और शेष छोटा नागपुर आ गया, ठीक है। तो ये राजमहल में बसे, पलामू में बसे और छोटा नागपुर शेष आ गए। 1000 ईस्वी तक चेरो, खरवारों, संथालों को छोड़कर यहाँ उपलब्ध प्राय सभी जनजातियाँ छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों, संथालों को छोड़कर यहाँ उपलब्ध प्राय सभी जनजातियाँ छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। यानी कि चेरो, खरवार और संथाल छोटा नागपुर क्षेत्र में 1000 ईस्वी के बाद बसे, ठीक है। चलिए चौथा क्या है, ऐतिहासिक युग। छोटा नागपुर क्षेत्र पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, बौद्ध धर्म का, ठीक है। झारखंड के कई क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के अवशेष आज भी पाए जाते हैं, जिनमें धनबाद के दलसी, बुद्धपुर और बौद्ध स्मारक प्रमुख हैं, ठीक है। खूंटी से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम बेलवादा ग्राम, जहां एक टीला बौद्ध विहार के अवशेष की तरह दिखता है। झारखंड के अनेक स्थलों से बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। रांची के जोन्हा जलप्रपात, गुमला जिला के कुट्टगा ग्राम, जमशेदपुर के भूला नामक स्थान तथा धनबाद, ईचागढ़ आदि स्थानों से बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म का भी यहाँ व्यापक प्रचार हुआ है, ठीक है।
जैनियों के तीसरे तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण पारसनाथ पहाड़ी आज भी है। ठीक है, जैन के तीसरे तीर्थंकर, 24वें कौन थे? खुद महावीर थे। ठीक है, और इसके बाद तीर्थंकर की परंपरा को समाप्त कर देगी। 24वें तीर्थंकर महावीर हुए हैं। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ, जिनका निर्माण कहाँ हुआ है? झारखंड के ही पार्श्वनाथ, जिसे पारसनाथ पहाड़ी बोलते हैं, पर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। छोटा नागपुर में मानभूम और जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। ठीक है, झारखंड क्षेत्र से मौर्य वंशी शासक भी परिचित थे, मौर्य वंशी, क्योंकि अशोक के शिलालेख में 8वीं अथवा 8वां नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश, तो मौर्य वंश में झारखंड में भी परिचित थे हुए। ठीक है, क्योंकि उनका जो शिलालेख है उसमें 8वीं अथवा 8वां नाम का उल्लेख मिलता है। 8वीं प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला हुआ था, जो वही मौर्य साम्राज्य के अशोक थे, जो उड़ीसा के कलिंग विजय के बाद युद्ध को त्याग दिए थे। ठीक है, तो 8वीं प्रदेश बघेलखंड के उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला हुआ था, उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला हुआ था, और उड़ीसा का ही कलिंग युद्ध में कौन? मौर्य वंश के अशोक मौर्य भाग लिए थे। तो इसलिए जाहिर सी बात है वो परिचित थे, जो निश्चित रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर पड़ता था। छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक अभिलेख संख्या 13 में 8वां मिला है। कौन सा अभिलेख में? 13 में। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जिसमें कहा गया है कि कलिंग के समीपवर्ती अभिजित जनजातियों को धर्म का आचरण करना चाहिए। कलिंग के समीप, उसमें कहा गया है अभिलेख 13 में, जिसमें 8वीं नाम से मिलता है छोटा नागपुर का उल्लेख, उसमें यह कहा गया है कि कलिंग के समीपवर्ती, आपको पता है कलिंग कहाँ था? उड़ीसा में, जहाँ पर अशोक ने युद्ध जीत लिया था। ठीक है, उसके समीपवर्ती क्षेत्र था ये छोटा नागपुर। ठीक है, आज भी उड़ीसा से सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ से जो जनजाति है उनको धर्म का आचरण करना चाहिए, इसमें कहा गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है, धर्म जो है बौद्ध धर्म के, अशोक बौद्ध धर्म बाद में अपना लिए थे कलिंग युद्ध के बाद, तो इसीलिए धर्म के आचरण की बात कही गई है कि उन्हें भी धर्म का आचरण करना चाहिए। झारखंड क्षेत्र में समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का पराभव हुआ। समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का पराभव हुआ। ठीक है, पराभव मतलब प्रभाव हुआ। ठीक है, कालांतर में कट्टर शैव शासक शशांक ने, आपको पता है कि शैव शासक था, शशांक भी कट्टर था, छोटा नागपुर के सभी बौद्ध स्थलों को नष्ट कर दिया। ठीक है, कई जगह इन्होंने किया है। चलिए, बंगाल के पाल शासकों के समय वज्रयान बौद्ध संप्रदाय छोटा नागपुर में फलता फूलता है। बंगाल में पाल शासक थे, पाल वंश, तो उस समय में वज्रयान बौद्ध संप्रदाय। ठीक है, तो बौद्ध संप्रदाय में हीनयान, महायान, वज्रयान है ना, तो उसमें से वज्रयान बौद्ध संप्रदाय जो था वो छोटा नागपुर में फलता फूलता रहा। ठीक है, इसी काल में हजारीबाग जिले के रामगढ़ अनुमंडल के अंतर्गत छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ आज भी है की स्थापना हुई। कब? बंगाल के पाल शासक में ही छिन्नमस्तिका पीठ की स्थापना कब हुई है? बंगाल के पाल शासक के समय काल में ही छिन्नमस्तिका पीठ की स्थापना हुई है। ठीक है, जिससे यहाँ हिंदू धर्म का प्रभाव कायम हो गया। फलता ही क्षेत्र के अनेक स्थानों में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं। कनिष्क के सिक्के रांची से मिले हैं, कनिष्क के सिक्के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं झारखंड के प्राचीनतम राजवंश। ठीक है, झारखंड के प्राचीनतम राजवंश देखते हैं। प्राचीन में राज निर्माण का कार्य मुंडाओं ने आरंभ किया, मुंडा। ठीक है, बाद में अन्य राजवंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित किए। इनमें 3 राजवंश प्रमुख थे। कौन? छोटा नागपुर के नागवंश, पलामू के रक्सैल तथा सिंह वंश। सबसे पहले मुंडाओं ने अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, छोटा नागपुर के नागवंश, पलामू के रक्सैल तथा सिंह वंश इनमें प्रमुख थे। एक नज़र में आप ये मैप देख लीजिए क्षेत्रीय राज्य के। ठीक है, देख लीजिए एक नज़र में मैप क्षेत्रीय राज्य के। पलामू में कौन? देवगांव, तरासी, चैनपुर। ठीक है, ये सब है, तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिए क्षेत्रीय राज्य कौन कौन थे। ठीक है, छोटा नागपुर खास, खुखरा या कुकरा यहाँ पर देखिए है ना, तो वही सब चीज़ें हैं। खड़गडीहा राज, पंचेत राज। ठीक है, एक अंदाज लगा लीजिए। धालभूम कहाँ था? आज पूर्वी सिंहभूम का जो है उधर धालभूम है। ठीक है, सरायकेला राज, सरायकेला खरसावां आज भी है। पुरहट राज, ठीक है, इधर पश्चिमी सिंहभूम वगैरह है। कोल्हान, ये कोल्हान आज भी है। चुटिया, तियाम्बे, नागफेनी, ये सब रांची क्षेत्र का है। जगन्नाथपुर, रामगढ़ वगैरह आज भी है। पारसनाथ वही पहाड़ी, 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के। ठीक है, चतरा तो आज भी है। केंदी राज, केंदी चतरा, तो ये चतरा आज भी है जिला। ठीक है, चलिए देख लिया फ्रेंड्स आपने, आगे बढ़े। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, मुंडा राज, जिसे सुतिया नागखंड कहा जाता था, अब उसे देखेंगे। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं की प्रधानता थी। ठीक है, जनजाति में मुंडा लोग ज़्यादा थे और राज निर्माण की प्रक्रिया में उन्होंने ही सर्वप्रथम शुरू किया। छोटा नागपुर में रीता, रीसा मुंडा प्रथम मुंडा जनजातीय नेता थे। क्या था उनका? रीता या रीसा मुंडा।
प्रथम मुंडा जनजातीय नेता थे, आप ध्यान रखिएगा, रीस्ता या रीसा मुंडा, जिसने राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना, सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और नए राज का दिया गया सुतिया नागखंड। नए राज का नाम जो दिया गया, क्या दिया गया? सुतिया नागखंड। तो ये सुतिया नागखंड मुंडाओं का था, ठीक है। रीसा मुंडा या रीता मुंडा राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था, ठीक है। सुतिया ने अपने राज्य को 7 ग्रहों व 21 परगनों में विभक्त किया, सुतिया, ठीक है। ये जो रीसा मुंडा नेता थे, राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया और सुतिया पाहन को वो शासक चुने, ठीक है, शासन करने के लिए राजा चुने, सीधा सीधी ये समझिए, ठीक है। पाहन गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, उनको कहा जाता था, ठीक है। तो सुतिया पाहन जो तो उन्हीं को शासक चुन लिया और सुतिया नागखंड उसका नाम दिया गया उन्हीं के नाम पे। तो आपको याद हो जाएगा, मुंडा में सुतिया पाहन को चुना गया था, सुतिया नागखंड इसलिए नाम है। सुतिया ने अपने राज्य को 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त किया, ठीक है, 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त किया। चलिए अब 7 गढ़ में कौन कौन थे एक नजर में देख लीजिए। लोहरदगा, हजारीबाग, पालूमगढ़ यानी कि पलामू जो आज का है, ठीक है, मानगढ़, मानभूम, सिंहगढ़, सिंहभूम, केसलगढ़ और सूरजगुजगढ़, सुरगुजा, ठीक है। सुरगुजा आज कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है सुरगुजा, ठीक है, सूरजगढ़। तो वहाँ तक झारखंड का प्रभाव था। आज सुरगुजा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। 21 परगनों में कौन था? ओमदंडा, दोईसा, खुखरा, सुरगुजा, जसपुर, गगपुर, पोरहट, गिरजा, बिरुआ, लचर, ठीक है, बिरना, सोनपुर, बेलखादर, बेलसीक, तमाड़, लोहारडी, खरसिंग, उदयपुर, बोनाई, कोरिया और चंग मंगकर। इनमें कुछ परगनों के नाम आज भी यथावत हैं, कुछ परगना के नाम आज भी सेम टू सेम इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे तमाड़ सुने होंगे, तमाड़ है ना आज भी, इस तरह से आपको मिलेंगे कुछ कुछ का। चलिए, सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य संपूर्ण झारखंड में फैला था, परंतु दुर्भाग्यवश यह राज्य जल्द ही समाप्त हो गया, ज्यादा दिन तक चला नहीं, ठीक है। छोटा नागपुर का कोकरा का नागवंश, छोटा नागपुर में स्थापित नागवंशी राज्य मुख्यतः जनजातियों का राज्य था, ठीक है। इस राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में फनी मुकुट राय ने की थी। फर्स्ट ईस्वी में अब आ गए, फर्स्ट ईस्वी में आ गए, किसने की थी? फनी मुकुट राय ने। फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग तथा वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। ये फनी मुकुट राय कौन था? फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ, ठीक है, पंडित का पुत्र था, कन्या का पुत्र था ही, और राजपूत घराने में इनका विवाह हुआ। फनी मुकुट राय के राज्य में 66 परगने, 22 घटवारी, 18 खुखरागढ़ में, 18 दोईसागढ़ में और 8 जर्चीगढ़ में परगने थे, ठीक है। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, सुतियांबे को। कहाँ? फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियांबे। सुतियांबे में उन्होंने एक सूर्य मंदिर की भी स्थापना की, ठीक है, सूर्य मंदिर की। ब्राह्मण कन्या की ये पुत्र थे, राजपूत घराने में इनकी शादी हुई थी, जाहिर सी बात है। अब हिंदू रिलेटेड देखिए, सूर्य मंदिर की स्थापना इन्होंने की है। फनी मुकुट राय के समय यहाँ की जनता मुख्यतः जनजातीय थी, ठीक है। उनके राजा बनने के बाद ही यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत और अन्य हिंदू जातियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, चूंकि वो ब्राह्मण कन्या का पुत्र थे और राजपूत पुत्री घराने में उनका विवाह हुआ, ठीक है। तो इसलिए अब जाहिर सी बात है कि उस समय तक तो जनजातीय थे, उनके राजा बनने के बाद ही यहाँ पे ब्राह्मण, राजपूत और हिंदू जनजातियों की संख्या में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया। इसके बाद चौथी नागवंशी राजा प्रताप राय ने सुतियांबे से राजधानी बदलकर स्वर्णरेखा नदी के तट पर चुटिया ले गया, चौथा, ठीक है। पहला क्या था? यहाँ सुतियांबे राजधानी थी और दूसरा कहाँ बना? चुटिया। ये चौथी नागवंशी राजा प्रताप राय ने चुटिया ले गया, ठीक है। नई राजधानी में बाहर से लोगों को बुलाकर बसाया गया। प्रताप राय के राज्य में सर्वत्र शांति व्यवस्था कायम थी। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। फनी मुकुट राय का दीवान पांडे भौराय श्रीवास्तव थे, ठीक है, दीवान थे उनके कौन? पांडे भौराय श्रीवास्तव थे। एक अन्य नागवंशी राजा भीमकर ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया, उसे चुटिया से पुनः खुखरा ले गया। खुखरा ये सब था ना नाम, तो कहाँ ले गया? खुखरा में ले गया, ठीक है। खुखरा ये सब नाम कहाँ मिलता था? मुगल काल में ये नाम दिया गया था खुखरा, ठीक है। तो वहीं पर राजा भीमकर ने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके पुनः ले गया, ठीक है। तो पहला कहाँ था? नागवंशी का प्रथम राजधानी कहाँ था? सुतियांबे। इसके बाद दूसरा कहाँ बना? चुटिया। तीसरा कहाँ बना? खुखरा। सुतियांबे, चुटिया, खुखरा, सुतियांबे, चुटिया, खुखरा, याद रखेंगे, सुतियांबे, चुटिया, खुखरा। किसका? नागवंशी का, ठीक है। भीमकर्ण को सरगुजा के हय वंशी रक्सैल राजा के साथ भीषण युद्ध करना पड़ा। बरवा की इस लड़ाई में भीमकर्ण की विजय हुई। भीमकर्ण ने रक्सैलों से जो कुछ लूटा उसे वासुदेव की एक मूर्ति भी थी, ठीक है। सरगुजा, वही सरगुजा जो आज छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया जो आज भी है।
नागवंशी राजा ने डोईसा में नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया, डोईसा में। ठीक है, यह राजवंश मध्यकाल व आधुनिक काल तक जारी रहा। नागवंशी राजाओं की राजधानियों का क्रम इस प्रकार है। उनकी राजधानी पहली कहाँ थी? सुतियांबे। चौथी राजा जो हुए वो कहाँ ले गए? चुटिया। फिर इसके बाद खुखरा, इसके बाद डोईसा, इसके बाद पालकोट, फिर रातूगढ़। रातूगढ़ रांची में आज भी है, तो रातूगढ़ आप याद रखिएगा लास्ट में, जो आज रांची राजधानी है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह बीच बीच में याद करने के लिए रखिए, ताकि एग्जाम में आपका माइंड क्लिक कर पाए। ठीक है, इनकॉन्शियस माइंड से। चलिए अब तीसरा देखते हैं, पलामू का रक्सैल वंश। पलामू का रक्सैल वंश। पलामू में प्रारंभ में रक्सैलों का आधिपत्य था। यह रक्सैल राजपूताना क्षेत्र से रोहतास कर होते हुए पलामू पहुंचे थे। वे स्वयं को राजपूत कहते थे। ठीक है, राजपूताना क्षेत्र रोहतास से, रोहतासगढ़ का किला भी है। ठीक है, आप देखे होंगे बिहार में है रोहतास जिला, तो वहाँ से रोहतासगढ़ का किला भी है, वहीं से होते हुए पलामू पहुंचे थे। वे स्वयं को भी क्या कहते थे? राजपूत ही कहते थे। रक्सैलों ने कुछ समय तक सरगुजा को अपने राज्य में मिला लिया था। सरगुजा जो छत्तीसगढ़ में अपने में मिला लिया था। इस समय की महत्वपूर्ण जनजातियां कौन थी? खरवार, गोंड, माहे, कोरवा, पहाड़िया तथा किसान थी। इनमें सबसे अधिक संख्या खरवारों की थी, जिसके शासक प्रताप धवल थे। खरवार के शासक कौन थे? प्रताप धवल। रक्सैलों का शासनकाल काफी दिनों तक चला, लेकिन बाद में उन्हें चेरों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। चेरों। अब सिंहभूम का सिंह वंश देख लीजिए। सिंहभूम को पुरहाट के सिंह राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरहाट के सिंहभूम के उत्तराधिकारियों का दावा है कि सिंहभूम में हो जाति के प्रवेश से पूर्व से ही वे अपना राज्य स्थापित कर चुके थे। ठीक है, उनका ऐसा दावा है। लेकिन हो जनजाति के सदस्य इस दावे का खंडन करते हुए प्रतिवाद करते हैं कि सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहभूंगा के नाम पर हुआ। हो जनजाति जो है उनके कौन एक देवता है प्रमुख? सिंहभूंगा, उन्हीं के नाम पर सिंहभूम का नामकरण हुआ है, ऐसा दावा हो जनजाति के सदस्य करते हैं। यह मत ज़्यादा सही प्रतीत भी होता है। ठीक है, सिंहभूम, सिंहभूंगा। ठीक है, सिंह राजवंशी राठौर राजपूत थे जो पश्चिम भारत आए थे और उन्होंने 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर अधिपत्य कर लिया था। 8वीं शताब्दी में सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। काशीनाथ सिंह। इस वंश ने 52 पीढ़ियों तक राज किया। ठीक है, सिंह वंश की दूसरी शाखा का शताभिषेक 1205 ईस्वी के करीब हुआ। इस शाखा के संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे। दर्प नारायण सिंह। दर्प नारायण सिंह की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर शासक बना, जो 1262 से 1271 ईस्वी तक शासन करता रहा। युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी काशी राम सिंह था, जिसके समय में नई राजधानी पुरहाट में थी। इस राजवंश का चौथा शासक अच्युत सिंह था। 13वां राजा जगन्नाथ द्वितीय अत्याचारी व निरंकुश था। इसी का सिंह वंश का जो 13वां राजा हुआ कौन? जगन्नाथ द्वितीय। जगन्नाथ द्वितीय अत्याचारी और निरंकुश राजा था। ठीक है, इसके कारण भूइयां लोगों ने विद्रोह कर दिया था, इसके निरंकुशता के कारण। अन्य राजवंश थोड़ा सा देख लीजिए अब यहाँ पे। मानभूम का मानवंश। मान राजाओं का राज हजारीबाग में मानभूम में विस्तृत था। हजारीबाग का जो है मानभूम का मानवंश। गोविंदपुर धनबाद में कवि गंगाधर 1373 से 78 ईस्वी द्वारा रचित शिलालेख हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से 8वीं सदी के शिलालेख में इनका उल्लेख है। रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी के लगभग बागदेव सिंह ने की थी। अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी महाराजा की सेवा में थे। कालांतर में बागदेव सिंह और उनके भाई सिंहदेव सिंह का नागवंशी राजाओं के साथ मतभेद हो गया और नागवंशी राजा सैलों के लोग कर्णपुर आ गए। यहाँ पर स्थानीय राजा पराजित कर कर्णपुरा अधिकार कर लिया। स्थानीय राजा पर पराजित कर लिया इन्होंने। दोनों भाइयों ने लगभग 21 परगनों पर कब्जा किया। उन लोगों ने सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाई। ठीक है, बाद में अपनी राजधानी बदलकर उर्दा, फिर राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी बदलकर उर्दा से बदलकर बादाम में स्थापित की। अंत में रामगढ़ चली आई। राजा दलेल सिंह अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ 1670 ईस्वी में ले गया था। राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण भौगोलिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि बादाम का असुरक्षित होना था। बादाम असुरक्षित महसूस कर रहे थे इस जगह पे, इसलिए रामगढ़ में अपनी राजधानी ले गए। 1772 ईस्वी में सिंहदेव वंश के तेज सिंह रामगढ़ के राजा बने। उन्होंने अपने शासन का संचालन इचाक से किया। ठीक है, 1880 ईस्वी के प्रारंभ में रामगढ़ राज एक तीसरे वंशज के हाथों में चला गया। इस वंश के प्रथम राजा ब्राह्मण देवनारायण सिंह थे। इस वंश की राजधानी रामगढ़ से हटाकर हजारीबाग से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर पदमा में स्थापित की गई। तो पदमा कहाँ है? हजारीबाग में है। पदमा में एक राजप्रसाद का भी निर्माण किया गया जो आज भी विद्यमान है। कामाख्या नारायण सिंह 1937 ईस्वी में रामगढ़ की गद्दी पर बैठे। इनकी राजधानी भी अंतिम समय तक पदमा में रही। 1368 ईस्वी में बागदेव द्वारा स्थापित रामगढ़ राज बिहार राजभूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 26 जनवरी 1955 को समाप्त हो गया। ठीक है, ये रामगढ़ राज बिहार राज अधिनियम भूमि सुधार अधिनियम आया, उसमें यह समाप्त हो गया। रामगढ़ राज की राजधानियों का क्रम इस प्रकार: उर्दा, सिसई, बादाम, रामगढ़, इचाक और लास्ट में पदमा। रामगढ़ राज की राजधानियों का। ठीक है, पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश छोटा नागपुर के नागवंशी एवं मानभूम के पंचायत राज्यों की तरह ही महान राजवंश थे पलामू का। ठीक है, छोटा नागपुर के नागवंशी और मानभूम के पंचायत राज्यों की तरह ही।
चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी। इस वंश के राजाओं का राज क्षेत्र पलामू था, चेरो वंश, ठीक है, भागवत राय ने की थी। सिंहभूम का धाल वंश, सिंहभूम के धाल क्षेत्र में धाल राजाओं का शासन था। धाल राजा संभवतः जाति के धोबी थे, धाल धोबी, ठीक है, वे नर बलि चढ़ाते थे। पंचायत के राजा भी संभवतः धोबी ही थे। उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया था। इसी विवाह से उत्पन्न बालक ने धालभूम राज की स्थापना की। खड़गडीहा राज, खड़गडीहा राज रामगढ़ राज के उत्तर पूर्व में स्थित था। मूलतः उसने बंदावत जाति के एक शासक को पराजित कर हजारीबाग से 90 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था। इस राज परिवार का वैवाहिक संबंध अधिकांशतः उत्तर बिहार के ब्राह्मण जमींदार परिवारों के साथ था। पंचायत राज मामभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज था। इस राज की उत्पत्ति और स्थापना के विषय में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार इसकी स्थापना काशीपुर के राजा एवं रानी की तीर्थ यात्रा के क्रम में हुए पुत्र ने किया था, ठीक है। बड़ा होने पर बालक पहले मांझी बना, फिर प्रगना 84 का राजा। इसी राजा ने आगे चलकर पंचायतगढ़ राज का निर्माण किया। राजा ने कपिला गाय की पूंछ को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया, ठीक है, राज चिन्ह। इस प्रकार प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल में छिटपुट आक्रमण के बावजूद झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र स्वतंत्र बने रहे और छोटा नागपुर क्षेत्र अपनी क्षेत्रीय स्वच्छंदता कायम करने में कामयाब रहा, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे भी आप देखना ना भूलें। और हमने अभी प्राचीन इतिहास देखा झारखंड का। सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब, मुझे आप यूट्यूब पे इस पर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो PDF आपको प्रदान किया जाएगा लास्ट में, तो ये सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब टच है, यहाँ पे आप टच करेंगे तो सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, हिडन लिंक है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे टच कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप तो वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ टच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब